चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आज हमने पढ़ना है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये होता क्या है। ठीक है। एमएस एक्सेल भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं। एमएस ऑफिस किसको बोलते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। एमएस ऑफिस आपका एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अब पैकेज क्या होता है कि पैकेज में मतलब उस पैकेज में और सॉफ्टवेयर भी होंगे जो कि मिलकर एक ही बॉक्स सा बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। जिस तरह हम मोबाइल का एक पैकेज लगा लेते हैं तो उस पैकेज में क्या होता है कि आपको एमबीज भी मिल जाते हैं, आपको मिनट्स भी मिल जाते हैं इस तरह। तो एमएस ऑफिस जो है इस पैकेज में आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं? आपको एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, एमएस नोट भी होता है। तो लेकिन इनमें से जो बेसिक तीन है वो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एमएस एक्सेल को ओपन किया हुआ है। तो ये इधर अगर आप स्क्रीन में इधर नीचे एरो पे देखें तो ये आपको एक आइकॉन नजर आ रहा है जिसपे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकॉन है, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और ये पावर पॉइंट का है। तो आप जिस भी कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करेंगे, बाकी इसके वर्जन्स होते हैं कि वो 2010 है, 13, 16 जो भी है, तो उसमें कुछ फीचर्स ज्यादा हो जाते हैं, बाकी वर्किंग सबकी सेम होती है। जब मैंने इसको ओपन किया है तो मेरे पास ये स्क्रीन ऑन हुई है। तो मैं इधर से ब्लैंक वर्कबुक को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये ले ब्लैंक वर्कबुक मेरे सामने शो हो गई है। साथ ही मैं स्लाइड्स को भी ओपन कर लेता हूँ। हम देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी कि एक ऐसी स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं, ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो सारा कुछ बिल्ट इन होता है इसके अंदर। बिल्ट इन का मतलब कि सब कुछ इसमें ही हमें मिल जाएगा, हमें खुद से कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ डाटा एंटर करेंगे, फॉर्मूला या कोई फंक्शन जो भी उस पर परफॉर्म करना है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑप्शन से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इस स्लाइड में आप देखें कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इधर से आपको ये स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा। अब मैंने अभी जो फाइल ओपन की उसमें वर्कबुक को मैंने सिलेक्ट किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम इसको ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तो जो हमारे पास स्क्रीन ओपन होती है ये वाली, इसको हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है। कि ऐसी प्लेस जो कि जिसमें हमने वर्क करना है, जिसमें हमने काम करना है, टास्क परफॉर्म करने हैं, वो हमारी ये वर्क बुक कहलाती है। ठीक है। इसके बाद इसमें कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं। ठीक है। कॉलम आपको पता है कि कॉलम होते हैं हमारे वर्टिकल। ठीक है। और हॉरिजेंटली हमारी रोज होती हैं। इसके बाद एक ये चीज पे आपने गौर करना है कि कॉलम के नेम जो हैं वो हमारे अल्फाबेट से इधर शो हुए हैं। ठीक है। ABCDEFG सो ऑन, ये हमारे कॉलम्स हैं एक्सेल के अंदर। और ये जो 1 2 3 यानी जो नंबरिंग दी गई है, ये कितने हैं जी? ये हमारी ये रोज हैं। अच्छा, अब इनकी तादाद कितनी होती है ये रोज की या कॉलम्स की? कॉलम की तादाद अगर हम देखें, हम इधर को जाते हैं तो आप ये देखें कि ये AC पे आके रुक गई है। ठीक है। लेकिन जो रोज हैं वो 100 है, वो काफी आगे तक जो वो जा रही है। अब ये आप स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, ये जब जहां तक इसकी लिमिट है ये वहां तक जरूर जाएगा। 65,536 रोज इसमें बन सकती हैं। तो ये उधर तक इसकी नंबरिंग जाएगी। अब रोज का भी हमें पता चल गया, कॉलम का भी पता चल गया। तीसरी चीज आती है सेल। जब एक रो और एक कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो सेल बनाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड
सेल। अब ये सेल बने हुए हमारे पास, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब सेल का एक एड्रेस भी होता है, जिस तरह हमने एक कॉलम को एक एड्रेस या नेम दिया हुआ है, रो को एक नेम या एड्रेस दिया हुआ है, इसी तरह सेल का भी एक एड्रेस या नेम होता है। तो जिस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका मुझे नेम शो होगा कहाँ पे, ये आप इधर अपनी स्क्रीन पे देखें, टॉप लेफ्ट पे आप अगर देखें तो ये F5 लिखा नजर आ रहा है। ये सेल मेरा सिलेक्टेड है, इसका एड्रेस है F5। अब सेल का एड्रेस कैसे पता चलता है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कॉलम का नेम और उसके बाद रो का नंबर, ये दोनों मिलकर सेल का एड्रेस बना लेते हैं, ठीक है। ये F कॉलम है और 5 रो है, 5th रो है, तो F5 इस सेल का एड्रेस हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस सेल अपने कंट्रोल को किसी और सेल में मूव करता हूं, तो आप इस जगह पे गौर करें कि इधर आपका जो है सेल का एड्रेस साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट सेल में ले आता हूं तो ये A1 है इस सेल का एड्रेस, इसी तरह ये B1 है, C1 है। अगर मैं इधर इसको ले आता हूं, ठीक है, तो ये C14 है, यही इधर मेरे पास एड्रेस जो है ये शो हो रहा है। तो आप इधर अगर मैं D20 लिखता हूं और मैं इसको एंटर करता हूं तो ये देखिए सेल इधर चला जाता है, ठीक है, कंट्रोल मेरा इधर आ जाएगा। तो हमने जितनी एंटरिंग करनी है हमने वो इन सेल्स में करनी है, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताते चले कि वर्क बुक का हमें पता चल गया, और एक इसमें वर्कशीट भी होती है। वर्कबुक की ये डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट्स। वर्कशीट्स की कलेक्शन जो है वो वर्क बुक कहलाती है। वर्कशीट जो है वो किससे बनती है, उसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। ये आपको एरिया सारा नजर आ रहा है, ये हमारी एक शीट है, और इधर ये आपको शीट का नेम भी नजर आ रहा होगा, शीट 1। अगर आप इसी एक फाइल के अंदर, इसी एक वर्क बुक के अंदर ज्यादा शीट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, इंसर्ट शीट, आप इसको प्रेस करते जाएं, आपकी शीट्स ऐड होती जा रही हैं, शीट 1 2 3। अब इनको आप रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करें, रीनेम की ऑप्शन आपके पास आ रही है, आप इसको रीनेम करके तो एंटर कर दें, आपका जो है वो नेम जो आपने लिखा होगा वो इसमें सेव हो जाएगा। अब कलेक्शन ऑफ शीट्स, ये 5 शीट्स हैं, एक ही फाइल में सेव हैं, आप हर शीट में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक क्लास का रिजल्ट बनाना है तो मैं हर शीट में एक स्टूडेंट का जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट है, मैं 50 शीट्स क्रिएट करूंगा, हर शीट में एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो सेव हुआ होगा। तो उस शीट का सॉरी उस वर्कबुक का मैं नाम रख दूंगा जी कि ये मेरी ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, तो ये उनका रिजल्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं उस एक ही फाइल को ओपन करूंगा, उसमें मेरे पास हर स्टूडेंट का जो है वो अलग अलग से रिजल्ट मेरे पास शो हो रहा। तो शीट्स का हमें ये फायदा हो जाता है कि एक ही वर्कबुक के अंदर हम मल्टीपल शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अच्छा, इसके आपने ये कुछ फीचर्स इधर बताए हुए हैं, ठीक है, कि क्या क्या फीचर्स एक्सेल में हमें मिलते हैं। अब ये तो है एक थ्योरी बेस, आपको मैं शो करवा रहा हूँ कि एक्सेल के फीचर कौन कौन से हैं, लेकिन जब आप इसमें वर्किंग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली तो मजीद अच्छे से समझ आ जाती है कि अच्छा इसमें ये फीचर भी ऐड है। एक इसका फीचर जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ लिया कि इसमें डाटा स्टोर हो सकता है, डाटा स्टोर भी हो सकता है, फिल्टर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये फिल्टर इधर इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई सर्चिंग करनी है या आपने डाटा को अलग अलग से सेव करना है, जैसे अगर आप एक ही शीट में मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा ऐड कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है कि उनको सब्जेक्ट बेस, उनको जो आपने वो ऑर्डरिंग कर लेनी है उनकी,
तो ये हम एक फिल्टर लगा देते हैं कि इस सब्जेक्ट का डाटा अलग से शो हो, इसका अलग से शो हो, सेकंड का, थर्ड का, हर सब्जेक्ट का हमने डाटा जो फिल्टर कर लिया है ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद कुछ और फीचर ये बताए गए हैं कि इसमें सर्चिंग आसान है, ऑर्गेनाइजेशन इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि तरतीब देना, ठीक है, तरतीब भी अलाउ करता है। ये तरतीब क्या होता है? ऑर्डरिंग, मैंने अभी जो वर्ड यूज किया। इसके अलावा हम फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज हो सकता है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो सकता है, जिस तरह हम एमएस वर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं कि एक्सेल की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। इट मैनेज नेम लिस्ट ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एनालिटिकल टूल्स, कॉर्पोरेट बजटिंग, ठीक है। अब ये जिस तरह का भी, मतलब अगर आप सिंपल एक एग्जांपल ले लें कि एक स्कूल या कॉलेज में आपने रिजल्ट बनाना है, हम एक्सेल में बना सकते हैं। पे स्लिप्स वगैरह एक्सेल में बन सकती हैं इजीली। उसके बाद आपने अगर अपने घर का बजट तैयार करना है या स्कूल कॉलेज का बजट तैयार करना है, यूनिवर्सिटी का बजट तैयार करना है, आप एक्सेल में इजीली वो तैयार कर सकते हैं, उसको इजीली बना सकते हैं शीट अपनी। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको अपना डाटा सेव करने के लिए, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए एक्सेल जो है वो बहुत अच्छी मदद दे सकता है, ठीक है। ये कुछ इसके फीचर्स हैं या एप्लीकेशंस हम इनको कह सकते हैं। अब हम एक्सेल की वर्किंग पे आते हैं कि एक्सेल में हमें क्या क्या फंक्शन आ रहे होते हैं, एक्सेल में दिखने वाली चीजें उनका क्या नेम है, क्या हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम इधर अपने एक्सेल के सॉफ्टवेयर में देखते हैं ये क्या चीजें होती हैं। अब सबसे ऊपर आपको ये नजर आ रहा होगा इधर, ये ग्रीन सी लाइन जो होती है, ठीक है। ग्रीन लाइन जहां पे आपको इस सॉफ्टवेयर का और अपनी फाइल का नेम शो हो रहा होता है। नेम कौन सा शो हो रहा था जी? कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है और उसका नेम शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वर्कबुक आपको लिखा नजर आ रहा है, वर्कबुक इधर लिखा नजर आ रहा है। तो ये आपकी फाइल का नेम है, जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल क्रिएट की है ना, ये उसका नेम शो हो रहा है। तो ये हमारे, ये बार जो है ये क्या कहलाएगी? ये टाइटल बार कहलाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार, ये देखें, इस स्लाइड में भी यही बताया गया कि ये टाइटल बार कहलाती है क्योंकि इसमें हमारी फाइल का टाइटल नजर आ रहा होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे जहां पे आपको ये मेन्यू बने नजर आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये जो बार है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, ठीक है। मेन्यू बार, टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है बिल्कुल नीचे, ये जहां पे आपको स्मॉल स्मॉल आइकॉन से नजर आ रहे हैं, तो ये एरिया जो है इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं जी? रिबन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिबन के बिल्कुल नीचे ये जो आपके पास आ रही है एक और बार आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये फार्मूला बार होती है, ठीक है। इधर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर किसी सेल में डाटा इंसर्ट करना है तो आप वो भी इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे ये जो कॉलम बार आ गई है, इधर हमारे पास ये रोज आ रही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये तो था इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि हम इन चीज़ों को क्या बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और रह गई है, वो भी मैं आपको बता दूं। आपको ये मैंने बता दिया, ये वर्क एरिया हो गया हमारा, ठीक है। रोज नंबर भी बता दिए, फॉर्मूला बार का भी बता दिया, और ये आपके पास एक रिबन, इसका भी मैंने बता दिया, ठीक है। इन चीजों का आपको पहले आइडिया होता है ये वाला।
अच्छा, ये ना अभी आपको लैपटॉप में ये आपकी राइट साइड पे शो होते हैं। मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। ये वाला जहाँ पे आपका एक वो क्लोज का बटन होगा, मिनिमाइज का, और उसका साइज साइजिंग बटन जो होता है कि आपने वो स्क्रीन बड़ी रखनी है छोटी रखनी है, ठीक है। एक चीज इसमें और देखने वाली कि ये जो आपको जहाँ पे रेडी लिखा नजर आ रहा है, ये वाला, ये स्टेटस बार कहलाती है। ये सारी, ये स्टेटस बार होती है। इसमें आपका स्टेटस शो हो रहा होता है फाइल का, कि वो सेविंग हो कंडीशन में है, या वो जो रेडी में है वो सेव हो चुकी है। इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमारी इस स्टेटस बार में नजर आएंगी। अब हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर हम वर्किंग किस तरह कर सकते हैं, क्या वर्किंग हम कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं एक सेल को सिलेक्ट करता हूं। जो आपका एक्टिव सेल होगा ना वो इस तरह हाईलाइट हुआ होगा, ठीक है। मैं अब इसके अंदर डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ। G1 ये सेल है मेरा जिसके अंदर मैं डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ। दो तरीके हैं, या तो मैं इसको इधर डबल क्लिक करूं और मैं इसमें डाटा एंटर कर दूं, ठीक है जी। मैं अपने सब्जेक्ट का नेम जो लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये मुझे अब एंट्री नहीं करने दे रहा इधर, ये 2 के बाद। अच्छा, ये अब एंट्री तो हो गई, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लिखा गया। लेकिन आप ये देखें कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जब मैंने लिखा है ना तो वो इस एच सेल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन G1 को देखें, G1 को जब मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये इस बार के अंदर, फॉर्मूला बार के अंदर, ये पूरा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लिखा नजर आता है मुझे। लेकिन मैं अगर ये साथ वाले सेल में जाता हूँ H1 में, तो फार्मूला बार में कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने राइट किया ये G1 में राइट किया है, मैंने H1 में राइट नहीं किया। लेकिन फिर मुझे इधर ये शो क्यों हो रहा है? वो शो इसलिए हो रहा है कि मेरे सेल की जो विड्थ है वो थोड़ी है, तो जो डाटा भी मैंने लिखा है वो साथ वाले सेल में शो हो रहा है। अब मैं इधर ये लिख देता हूं ADP CS। अब आप देखें कि जो G1 सेल में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ मुझे इंट्रोडक्शन का वर्ड नजर आ रहा है, हालांकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लिखा हुआ है। और H1 में मैंने ADP CS लिख दिया है। तो अब मुझे G1 वाला जो टेक्स्ट है वो इसमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे जब ये मैं शीट ओपन करूं तो मुझे ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो मैंने लिखा है ये सारा मुझे लिखा नजर आना चाहिए। तो मुझे इस सेल की जो है वो विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। विड्थ को चेंज करने से पहले मैंने आपको कहा था कि डाटा सेल में एंटर करने के दो वेज हैं। एक तो ये था कि मैं सेल को सिलेक्ट करूं, उस पर डबल क्लिक कर दूं और डाटा एंटर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका था कि मैं उस सेल को सिलेक्ट करूं और मैं ये फार्मूला बार के अंदर जाके क्लिक करूं ताकि मेरी जो है वो एडिटिंग शुरू हो जाए, ठीक है। ये देखें ADP CS, ठीक है। ये मैंने लिख दिया दूसरे तरीके से। एक तरीका कि डबल क्लिक कर लें और दूसरा तरीका कि आप फार्मूला बार के जरिए जो है वो जाके राइट कर लें। जब आपने किसी सेल में एडिटिंग करनी है, मतलब पहले से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना कि आप उस सेल को ऐसे सिलेक्ट करें और टाइपिंग शुरू कर दें। इस तरह करेंगे तो आपका प्रीवियस डाटा जो है वो खत्म हो जाता है। आपने क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करें। उसके बाद जो ये प्रॉपर एक तरीका है, अथेंटिक वे जो है इसको करने का, आपने उस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद फार्मूला बार में जाके क्लिक कर दें। अब आप इस सेल को जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर C कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा डाटा अपडेट हो गया, ये देखिए। अच्छा, अब हमने चेंज करना है कि हमने सेल की विड्थ कैसे चेंज करनी है। आपको हर सेल के बाद ये मतलब वो
लाइंस बनी नजर आ रही हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सेल की विड्थ इतनी है। जैसे मैं इस लाइन के ऊपर ये अपना कर्सर मूव करूंगा ना तो इस कर्सर की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप इस कर्सर को इधर लेके आए, जब ये इस शेप में आ जाए कर्सर, आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक जो है उसको दबाई रखें, और ये जैसे मैंने दबाया तो देखें वो सेल जो है वो एक्टिव हो गया, वो पूरी रो जो है वो एक्टिव हो गई है। ठीक है, अब इसकी विड्थ भी वो इधर शो करवा रहा है। अब एक तरीका तो यह है कि मैंने ये लेफ्ट क्लिक इसी तरह जो है वो अभी क्लिक किया हुआ है, और मैं इसको ये इस तरह चेंज कर देता हूँ। अब मेरी मर्जी, मैं इसको जितना ओपन करना चाहूँ, ये ले, मैं कहता हूँ जी ये मैं इतना ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि विड्थ पूरे कॉलम की चेंज हो गई है। एक तरीका तो ये है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है जो मैंने अभी बताया। जो ऑथेंटिक तरीका है वो क्या है कि आपने जिस सेल की विड्थ चेंज करनी हो, आपने उस सेल पे आके तो आपने क्या करना है, इसी तरह ये इस लाइन के ऊपर जब मैं आता हूं, मैं इधर आके डबल क्लिक करूंगा। ये देखिए, डबल क्लिक करने से क्या होगा कि जितनी विड्थ उसको चाहिए होगी ना टेक्स्ट के हिसाब से, वो खुद ब खुद उतनी एडजस्ट कर लेगा। ये एक ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि हमारे पास अभी तो एक ही ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब आपने ये पूरी शीट में डाटा एंटर किया होगा तो आपको हर सेल की विड्थ हो सकता है चेंज करनी पड़े। तो उसमें क्या करेंगे, अगर आप खुद से चेंज करेंगे तो वो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, वो अच्छा नहीं लगता फिर। तो जब आप डबल क्लिकिंग से इसको चेंज करते हैं तो वो जितनी स्पेस टेक्स्ट को चाहिए होती है, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली उतनी स्पेस जो है वो मुहैया कर देता है। इसको दोबारा मैं बता देता हूं कि जिस सेल की आपने विड्थ चेंज करनी हो, आपने उसकी राइट साइड पे जाके, यानी जी और एच इनके दरमियान में, क्योंकि मैंने जी की विड्थ चेंज करनी है, तो नेक्स्ट सेल और प्रीवियस सेल के दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है, मैं वहां पे जाके डबल क्लिकिंग करूंगा तो उस टेक्स्ट के हिसाब से ये जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी विड्थ। ठीक है, अब ये विड्थ हमने चेंज कर ली। अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये रिबन हमें जो नजर आ रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास नजर आती हैं। सबसे पहले जो हमारा टैब, टैब भी इसको बोल सकते हैं, मेन्यू भी बोल सकते हैं, कि हमारे मेन्यू बार के अंदर हमें ये मेन्यूज या ये टैब्स काफी नजर आ रही हैं। तो इसमें जो होम टैब है या होम मेन्यू जो है, ये डिफॉल्ट ओपन होता है। जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो होम टैब जो है यही ओपन होती है। इसमें आपको कौन कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है, कॉपी कट पेस्ट की नजर आ रही है, फॉर्मेट है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ आपको ऑप्शन इसमें नजर आती हैं। वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो आपको मजीद समझ आती जाएगी। इसके बाद इंसर्ट टैब होता है। इसमें आप मुख्तलिफ थिंग्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी शीट के अंदर। ठीक है, फिर पेज लेआउट जो होता है ये हम इधर से चेंज कर सकते हैं। ये फार्मूला बार है। ठीक है, फार्मूला बार भी हमारे पास है, फार्मूला का टैब भी है, यानी मेन्यू भी है हमारे पास, इधर से आप फार्मूलाज ऐड कर सकते हैं। ये एक डाटा की टैब है, इसमें डाटा को फॉर्मेट करने का तरीकाकार या उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें बताई जाती हैं। रिव्यू टैब में कुछ एक जानी पहचानी चीज, ये स्पेलिंग वाली, कि जब आप इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, रेड लाइन उसके नीचे हो जाती है, वो हाईलाइट हो जाती है, तो आप इधर से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यू है, इधर आप अपने ये शीट का व्यू चेंज कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपको ग्रिड लाइंस अभी चेक हुई नजर आ रही है, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो ये देखिए आपको वर्कबुक पे ग्रिड लाइन नहीं नजर आएंगी। सेल और रोज वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो हमें लाइंस जो हैं वो नजर नहीं आ रही। तो ये एक्सेल में हमने ऑन ही रखनी होती हैं ताकि हम अपनी मर्जी से वर्क जो है वो कर सकें इसके अंदर। हम होम टैब में ही चलते हैं दोबारा। अब हम क्या करते हैं कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो टेक्स्ट है ना, G1 वाला और H1 सेल वाला, जो है मैं चाह रहा हूँ ये इकट्ठा ही आ जाए, एक ही में मैं इसको लिख लूं। अब इसका एक तो ये तरीकाकार है कि मैं इस ADP CS जो मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको इसके साथ कॉपी कर दूं,
वो एक ही में शो हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि G और H जो है ये मैं इसको एक ही सेल बना दूं, G1 और H1 सेल को एक ही सेल में बना दूं। तो इसको हम कहते हैं कि जब हम दो चीजों को इकट्ठा करते हैं आपस में तो हम उसको कहते हैं मर्जिंग, मर्ज कर देना, आपस में जोड़ देना। जैसे कुछ क्लासेस को हम मर्ज कर देते हैं इस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि उनका सेम सब्जेक्ट होता है, तो आप क्या कर देते हैं जी कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा मैथ फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो इंग्लिश उनकी सेम है, सेम सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं आपस में। दो क्लासेस एक क्लास में मर्ज हो जाती हैं, वो एक ही टाइम में एक ही लेक्चर को सुन रहे होते हैं। इसी तरह हम दो सेल्स को या दो से ज्यादा सेल्स को भी हम मर्ज कर सकते हैं। अब मैं मर्जिंग करने लगा हूं इन दो सेल की, G और H की। मैं क्या करूंगा, अब मुझे दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये मर्जिंग होगी। सिलेक्शन कैसे करूंगा मैं? सिलेक्शन में करूंगा कि मैं इस एक्टिव सेल को पकड़ूंगा और मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा। अब ये जो मैंने ड्रैगिंग की है इससे आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। हमने टेक्स्ट अभी चेंज नहीं करना। ये ड्रैगिंग में आपको बताऊंगा कि ये ड्रैगिंग कैसे हुई है कि उसमें भी वही वाला टेक्स्ट जो है वो शो हो गया, ठीक है। ये अब मैंने सिलेक्ट कर लिया दोनों सेल्स को। अब ये मैंने सिलेक्ट कैसे किया, ठीक है। मैं इधर ये G1 वाला जो है हमारा सेल नजर आ रहा है, हम इसको एक्टिव सेल इसको बनाया मैंने। इसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और राइट एरो को प्रेस किया। ये देखिए जैसे मैंने प्रेस किया तो वो दोनों सेल सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब यही काम अगर आपने माउस से करना हो तो कैसे होगा? तो भी हो जाता है। ये देखें, आपने क्या करना है, जिस सेल दो को मर्ज करना है, G1 को मैंने H के साथ मर्ज करना है, तो ये आपको एरो का साइन जो नजर आ रहा है ये प्लस का नजर आ रहा है, वाइट प्लस का। तो आपने इसको दरमियान में से पकड़ना है, दरमियान में से हम ड्रैग करेंगे और जिस जिस सेल को आपने सिलेक्ट करना है हम सिलेक्ट करते जाएंगे। ये देखिए जो हम ड्रैगिंग कर रहे होते हैं नॉर्मल, वो आप इसमें कर सकते हैं। पहले क्या हुआ था, पहले मैं इसको कॉर्नर से पकड़ के मैंने इसको जो है वो ड्रैग किया था, तो ये कॉर्नर पे जब आप एरो को लेके आएंगे तो प्लस साइन चेंज होता था, ब्लैक प्लस साइन नजर आ रहा होता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका टेक्स्ट चेंज होता है। ये हम बाद में अभी सीखेंगे, अभी हम मर्जिंग सीख रहे हैं। तो इन दो सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने, अच्छा एक चीज पे आपने गौर करना है, ये रिबन में आपको ये रैप टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसके नीचे बिल्कुल नीचे मर्ज एंड सेंटर नजर आ रहा है। अभी ये ऑप्शन क्लिक केबल नहीं है, ये अनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही मैं ये दो सेल को सिलेक्ट करूंगा ना, ये देखिए ये एक्टिव हो जाती है। यानी अब इस ऑप्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर को। मर्ज एंड सेंटर को या तो मैं इधर से क्लिक कर दूं तो ये मर्ज भी हो जाएंगे। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि ये दोनों सेल मर्ज भी हो जाएंगे और इनके दरमियान जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में शो हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूं। अच्छा अब ये एक अलर्ट आया है, इसमें क्या अलर्ट आया है कि द सिलेक्शन कंटेन्स मल्टीपल डाटा वैल्यूज, कि जो मैंने दो सेल सेलेक्ट किए हैं ना उन दोनों में मल्टीपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। मर्जिंग इनटू वन सेल विल कीप द अपर लेफ्ट मोस्ट डाटा ओनली। तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों सेल्स में डाटा है, लेकिन जब आप इनको मर्ज करेंगे तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पे हमारा जो सेल है वो वाला डाटा रह जाएगा, ये वाला डाटा रिमूव हो जाएगा। इसको जैसे मैं ओके करता हूं तो ये देखें वो ADPCS रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोट करें कि अब ये जो G और H के दरमियान इधर आपको जो लाइन नजर आ रही थी वो लाइन नजर नहीं आ रही। इस सेल का एड्रेस भी अब चेंज हो गया। अब ये G1 के नाम से इसको हम देखेंगे, अब H1 नहीं है, H1 खत्म हो गया। G1 और H1 को हमने मर्ज कर दिया तो उस सेल का नेम सिर्फ
G1 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो कल हम MS एक्सेल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी, हमें इसके फीचर भी देखे कि कौन कौन से फीचर जो है इसमें हमें मिलते हैं और कौन कौन से हम इसमें टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, एप्लीकेशंस इसकी कौन कौन सी होती हैं। तो कल हमने मर्ज एंड सेंटर के बारे में पढ़ा था कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम इसमें डाटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं और अगर आपने कोई फार्मूला यूज़ करना है वो कैसे हम यूज़ करेंगे। कुछ हम रिबन में से हम कुछ ऑप्शंस को भी यूज़ करेंगे। तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक मैंने एंट्री शो करवाई हुई है अपनी वर्कशीट के अंदर। यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैंने जो है वो डाटा एंट्री किया हुआ है, एक डमी डाटा, जिसमें सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, उसके ऑब्टेन मार्क्स शो हो रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स उसके शो हो रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और उसमें से स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन किए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अभी तो हमें ये सारी जो हेडिंग्स हैं, एक तो ये बिल्कुल ही मतलब एक क्या कह सकते हैं कि एक ही फॉर्मेट में नज़र आ रहे हैं। सब्जेक्ट का नेम वैसे लिखा हुआ है या क्लास का नेम वैसे लिखा हुआ है। एक तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ADPCS को, ताकि हमारी जो है शीट एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। दूसरा, ये सब्जेक्ट्स, ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा बोल्ड करके लिखूं ताकि ये मेन हेडिंग्स हैं मुझे अच्छी तरह नजर आए। मैं इन तीनों को एक ही दफ़ा सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ये रिबन में जाता हूँ। रिबन में से मैं ये बी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको जब सिलेक्ट करूंगा यानी क्लिक करूंगा तो मेरा ये तीनों के तीनों जो है टेक्स्ट जो है ये देखिए अब आप वो बोल्ड हो चुके हैं। अब इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है टेक्स्ट को बोल्ड करने की, वो होती है जी आप कंट्रोल और बी अपने कीबोर्ड से इकट्ठे प्रेस कर दें तो वो बोल्ड हो जाता है आपका टेक्स्ट। ठीक है, इसके साथ आपको ये आई नजर आ रहा है, ये होता है इटैलिक, यानी आपका टेक्स्ट जो है ये इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा, थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। हम इसको प्रेस करके देखते हैं, ये देखें पहले ये आपको इस तरह बिल्कुल सही नजर आ रहा था स्ट्रेट, अब जैसे ही मैं इसको आई प्रेस करता हूँ तो ये इटैलिक में हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। और साथ ही आपको यू नजर आ रहा है, ये होता है अंडरलाइन करने के लिए। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया, लेकिन मैं इसको अंडरलाइन नहीं करना चाह रहा, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अब इन तीनों फंक्शंस की शॉर्टकट कीज भी हमारे पास मौजूद होती हैं, वो मैं इधर लेक्चर में लिख भी दूंगा और वैसे भी बता देता हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप इधर से इसको प्रेस भी कर सकते हैं या आप कंट्रोल और बी दबाएं अपने कीबोर्ड से तो आप जो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल आई इकट्ठा प्रेस करेंगे तो उससे इटैलिक हो जाएगा और कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका मैं फॉन्ट का साइज थोड़ा सा जो है ना वो बिगर कर लूँ। ठीक है, आपको इधर इसी रिबन में ये 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही एक लिस्ट ओपन होती है। जैसे मैं एरो इसके ऊपर लेके आया हूँ तो आपको फॉन्ट साइज की हेडिंग नजर आ रही है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये लिस्ट ओपन हो जाती है, मैक्सिमम साइज 72 तक जाता है। आप फॉन्ट को इतना बड़ा कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये आपको 2A लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये है जी इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए। आप इनको प्रेस करते हुए भी जो है वो अपना फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। मैं अगर इस ए को प्रेस करता हूँ इंक्रीज फॉन्ट साइज को तो ये देखें टेक्स्ट मेरा जो है ये बिगर होता जा रहा है। ठीक है, और इधर आप साथ साथ देखें इसकी वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि मैं जब उसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो जाहिर बात है इसकी वैल्यू इधर से इंक्रीज होती जाएगी। या मैं इस लिस्ट में से जाके भी इसको जिस साइज को मैं सिलेक्ट करूंगा वो साइज हो जाए। ठीक है, ये तो हमने साइज इंक्रीमेंट देख लिया। अब एक चीज कि अब आप देखिए मैंने जैसे टेक्स्ट को बोल्ड किया है तो वही कल वाला मसला हमने जो देखा था कि एक सेल जो है उसकी विड्थ हमें
जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो विड्थ का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने ये इस लाइन पे, यानी अगर आप ई की विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो ई और एफ के दरमियान में जो सेल की लाइन आपको शो हो रही है, यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक करना है, तो आपका ये साइज जो है, विड्थ जो है सेल की, ये चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो जो है खुद ही सिलेक्ट कर देता है जितनी स्पेस चाहिए होती है। इस तरह अब हमें ये ऑब्टेन मार्क्स फुल लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये भी ओके हो जाता है। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली पहले ही उतना है जितना हमें चाहिए था। अब हम अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स है, ऑब्टेन मार्क्स है या मैक्सिमम मार्क्स है, ये अभी बिल्कुल लेफ्ट पे मुझे नजर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये सेल के बिल्कुल सेंटर में शो हो। इनको सेंटर करने के लिए मुझे पहले तो सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आपको ये मैक्सिमम मार्क्स वाला ये इसको सेंटर लाइन करके दिखाता हूँ कि ये सेंटर में कैसे आएगा बिल्कुल सेल के। अभी लेफ्ट पे है, आपको ये ऊपर रिबन में ये 3 बटन नजर आ रहे हैं। इस बटन को कहते हैं जी अलाइन लेफ्ट। अभी हमारा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही है, अलाइनमेंट उसकी लेफ्ट पे ही है। ये दरमियान वाला सेंटर है और ये है जी अलाइन राइट। ठीक है, इनके ऊपर भी कुछ 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं, ये भी अलाइनमेंट के लिए। ये टॉप अलाइन है, ये क्या जी, ये मिडल अलाइन है और ये बॉटम अलाइन है। ठीक है, अभी ये प्रेस हुआ है तो इसका मतलब है हमारा टेक्स्ट है ये बॉटम अलाइन हुआ है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूं। मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया मैक्सिमम मार्क्स। इसी तरह मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इकट्ठे ही इनको सेंटर अलाइन कर देता हूं। अब ये तीनों जो हैं ये सेंटर अलाइन हो चुके हैं, लेकिन ये जो दूसरे सेल हैं ये वाले, ये अभी लेफ्ट अलाइन नहीं है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन इन पे गौर करें, ये जो ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स वाला है ये राइट अलाइन हुए हुए हैं। ठीक है, मैं इन सब को भी चाह रहा हूं कि मैं इन मार्क्स को भी क्या कर दूं। अगर मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूं तो ये देखें लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे, ये राइट अलाइन, सॉरी सेंटर में, और ये राइट अलाइन। तो इनको मैं कहता हूं कि जी हम राइट अलाइन पे रखते हैं, ये इसी तरह ही ठीक लग रहे हैं। अब हम इन सब्जेक्ट्स और मार्क्स को थोड़ा बिग कर लेते हैं। ठीक है, ये ले, अब हम सब्जेक्ट्स को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो वो आप इधर से ही, आपको एक ए लिखा नजर आ रहा है जिसके नीचे रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये इस पे जैसे मैं एरो लेके आऊं तो आपको नजर आ रहा है जी फॉन्ट कलर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये इस लिस्ट को यहाँ से ओपन करें, आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से कर ले। मैं इसको जी सब्जेक्ट्स को ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब नीचे मेरे पास एक मैंने हेडिंग दी है टोटल मार्क्स की, इसको मैं थोड़ा सा बिग फॉन्ट करके बोल्ड कर देता हूं और मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि जो है ये मेरे पास एक अच्छा व्यू आए और एक पता चले ये एक न्यू हेडिंग है। अब हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स के मार्क्स तो ऐड हो गए। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, आप अगर गौर करें, मैक्सिमम मार्क्स वाला जो सेल है ये काफी ज्यादा स्पेस ले रहा है। मैं चाह रहा हूं कि जितनी स्पेस सिर्फ इसको रिक्वायर्ड है मैं उतनी ही इसको दूं। तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा उसी जगह पे डबल क्लिक किया तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। पहले वो ज्यादा जो है वो स्पेस कवर कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस सब्जेक्ट के नेम को थोड़ा हम फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं, और इसका कलर हम जो है वो भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी आप देखें कि ये आपको पूरा नजर नहीं आ रहा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इसका साइज जो है वो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये साइज आपको बड़ा होता हुआ नहीं नजर आ रहा, इसकी क्या वजह है, ये अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी आखिर में क्या वजह है ऐसी जो ये नहीं हो। तो हमने अभी देखा कि जब हम इन एंट्रीज को जो है वो इन एंट्रीज को मैं जो है वो इधर साइड पे ले आया हूँ। ठीक है, इधर हम इसकी जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि
जब हम इस टेक्स्ट को मर्ज एंड सेंटर हमने किया हुआ है, हम इस सेल को बड़ा करना चाहते हैं, हम इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, तो ये चेंज नहीं होती और हमें अपना टेक्स्ट भी पूरा नजर नहीं आ रहा। या तो हम इसका फिर साइज छोटा कर लें, एक तो ये तरीका है। लेकिन जब हम इसको बोल्ड कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसका साइज भी तो उतना बड़ा हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस सेल की विड्थ को ऐसे छेड़खानी इसके साथ नहीं करनी, इससे हमारी पूरी शीट डिस्टर्ब होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको, हम इन दो सेल को भी हमने किया है ना, ये जो है मर्ज किया है, हम 3 सेल को मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। उससे क्या होगा, हम अब अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो हमने हेडिंग दी हुई है, अब हम उसको इजीली देख सकते हैं और वो इजीली फिट भी हो रहा है इन सेल्स के दरमियान में। ये तो बात हमारी इधर क्लियर हो गई कि जब आपने कोई बोल्ड टेक्स्ट किया है तो उसको जब आप इतने ज्यादा सेल्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो वो कैसे करवाएंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा है, सब्जेक्ट्स भी लिखे हैं, उसके ऑब्टेन मार्क्स भी हमारे पास हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी हैं। अब वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स में वो 50 हैं। अगर तो हम अपने अलहदा से कैलकुलेटर को ओपन कर लें या हम इनको जो है वो वैसे हम जुबानी खुद इनको प्लस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा जी 50 और 50 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 250 इसके टोटल मार्क्स बनते हैं। तो मैं इधर 250 लिख देता हूँ। लेकिन अब ये तो छोटी एंट्रीज थी तो मैंने इजीली कर भी लिया, या मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता, मैं उसके जरिए कर लेता। लेकिन जब एक्सेल हमें इस बात की ये जो है सहूलत देता है कि वो खुद एक फार्मूला के जरिए इसको करके देगा, तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। ठीक है, मैं अब वो फार्मूला यूज करने का आपको तरीका बताता हूँ कि आपने फार्मूला कैसे यूज करना है। हम सम का फार्मूला यूज करने लगे। उसके तरीकाकार 3 किस्म के हैं। पहला तरीका तो ये, आप जिस सेल में टोटल वैल्यूज को चाह रहे हैं उस सेल को एक्टिव सेल बना लें। उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास इधर ये FX लिखा नजर आ रहा है आपको, इसको क्लिक करें, हमारे पास इधर ये फार्मूला विंडो ओपन हो गई। ठीक है, ये इधर आपके पास ये फार्मूला नजर आ रहे हैं। मोस्ट रिसेंटली यूज यानी जो मैंने अभी ज्यादा यूज किए होंगे फार्मूला वो मुझे शो है। उसके बाद आल की एक ऑप्शन नजर आ रही। तो ये अब आपके पास इतने फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये देखिए, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा फार्मूला चाहिए। ठीक है, मुझे सम का फार्मूला चाहिए, मैं इधर सम का फार्मूला पे क्लिक करता हूं और इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक कर देता हूं। ये अब आप देखें कि जैसे मैंने इंसर्ट फंक्शन किया है ना, तो उसने क्या किया है, उसने खुद ब खुद फार्मूला एंटर किया है। जिस जिस वैल्यू को प्लस करना था उसने वो भी खुद ही सिलेक्ट कर ली है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा ये, यानी इधर से मैं डन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये ले, ये रिजल्ट आ गया। आपने क्या किया, जस्ट आपने फॉर्मूला सिलेक्ट किया, उसने वैल्यूज को खुद ही सिलेक्ट कर लिया और खुद ही आपको रिजल्ट भी दे दिया। अगर आप इधर देखें तो आपसे वो क्या कह रहा है, सम का फार्मूला ओपन है। अगर आप इस ये तरीका नहीं करना चाह रहे, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये उसने किस बेस पे किया। आपसे वो पूछ रहा है जी नंबर 1 कौन सा है, आप नंबर 1 इधर 50 एंटर कर दें। ठीक है, उसके बाद आप फिर नंबर 50 ऐड कर दें। अब आप तीसरा नंबर भी 50, इस तरह। अब ये तो आपको बहुत एक कहते हैं कि जी क्या होगा, आपके लिए एक सरदर्दी बन जाएगा कि आपने अब 1000 एंट्रीज करनी तो अलग-अलग नंबर लिखेंगे। नहीं, हम चाह रहे हैं जिस तरह उसने अभी 1 सेकंड में हमें आंसर कर दिया, हम इस तरह का जो है वो चाह रहे हैं तरीकाकार कि हमें मिल जाए। अब एक तो ये तरीका था कि आपने ये FX के जरिए इधर से क्लिक किया और आपने फार्मूला सेलेक्ट कर लिया। दूसरा इसका तरीकाकार क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं कि उसने सम वो कैसे किया, खुद ब खुद उसने सिलेक्ट कैसे कर लिया। दूसरा इसका तरीकाकार ये है कि ये आपके ऊपर ये जो टैब्स नजर आ रही हैं, तो आप फॉर्मूला टैब के अंदर आए और यहां से इंसर्ट फंक्शन, ये इसको क्लिक करेंगे तो भी यही वाली विंडो ओपन होगी जो पहले ओपन हो रही है।
और एक हमारे पास ये एक ऑटो सम की भी ऑप्शन आ रही होती है। ये देखिए ऑटो सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मीन, यानी इसमें भी फॉर्मूला शो हो रहे हैं। इसके अलावा ये फॉर्मूला ये रिसेंटली यूज्ड अगर आप देखते हैं तो जो आपने ज्यादा यूज किए होंगे या थोड़ी देर पहले यूज किए होंगे वो इसमें शो हो जाएंगे। फाइनेंशियल में जाते हैं तो फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने फार्मूला होंगे वो आपको अलहदा से शो हो रहे हैं। लॉजिकली टेक्स्ट में डेट एंड टाइम के फार्मूला, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के, और कुछ अलहदा से फंक्शन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये देखें, इंजीनियरिंग से, क्यूब से, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब, जितने फंक्शन हैं जो उन्होंने सब की अलहदा अलहदा से कैटेगरीज बना के आपको शो कर दी है। तो आप यहाँ से भी अपने फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीकाकार ये है कि आप फॉर्मूला खुद टाइप कर लें। फॉर्मूला जब भी आपने कोई लिखना है तो आपने सेल को एक्टिव किया, उसके बाद आप ये फॉर्मूला बार में आके क्लिक करें। यहाँ पे इक्वल का साइन आपने लाजमी जो है वो इंसर्ट करना है। सबसे पहले इक्वल का साइन लिखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला का नेम लिखते हैं। फॉर्मूला का नेम है जी SUM, सम। जैसे आप एस टाइप करते हैं ना, आपको एस से रिलेटेड वो सारे फार्मूला शो करवा देते हैं, लेकिन हमें सम का फार्मूला चाहिए। मैं इधर सम टाइप कर देता हूं, ठीक है, SUM। अब मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्रैकेट्स ऐड करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने ब्रैकेट्स ऐड की, मुझे वो कह रहा है नंबर 1, नंबर 2, सो ऑन, इस तरह ऐड करते जाएं, उनको कॉमा लगा के सेपरेट करते जाएं, सम जो है वो आपका आ जाएगा। लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे इधर इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक वैल्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली सम आ जाए, सम हो जाए मेरे पास, मुझे कुछ ना करना पड़े। तो क्योंकि इसमें जो है वो ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, फंक्शन मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसका फायदा जरूर उठाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं, आपने कल देखा था कि हमने जब किसी सेल का एड्रेस पता करना था, हम कह रहे थे कि हम पहले कॉलम का नेम और फिर रो का नंबर लिखते थे, तो वो हमारा एक सेल का एड्रेस बन जाता था। अगर आप इस सेल का एड्रेस देखें, इस सेल का अगर आप एड्रेस देखें तो ये C5 है, और इस सेल का एड्रेस क्या है जी, ये C9 है। तो मैं C5 से लेकर C9 तक तमाम वैल्यूज को प्लस करना चाह रहा हूं। मैं इधर अपने फॉर्मूला में लिखता हूं, ठीक है, इक्वल का साइन प्रेस किया, SUM, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और मैं इधर लिखता हूं जी कैपिटल में C5। जैसे मैंने जो है वो एंटर किया है, टाइप किया, तो आप देखें कि उसने उस सेल को ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। अब आपने जब रेंज देनी हो ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये सेल जो है वो करने हैं, इसको प्लस करना है, तो आपने दरमियान, मुझे चूंकि अब C5 से C9 तक जो है तमाम सेल सेलेक्ट करने हैं, तो मैं इनके दरमियान क्या करूंगा, मैं ये लगा देता हूँ कॉलन, ठीक है, कॉलन प्रेस कर देता हूं मैं। अब आगे मैं लिखूंगा C9। अब जैसे मैंने ये C9 लिखा है तो आप देखिए C5 से C9 तक सारे सेल सिलेक्ट हो गए। इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूं तो मेरे पास वही आंसर आ जाता है जो मुझे शुरू में शो हुआ था कि आपकी वैल्यूज का आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि हमने सम का जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना है। हमने इन जो इसके मैक्सिमम मार्क्स थे एक स्टूडेंट के, वो तो हमने एंटर कर लिए एक सम का फार्मूला एंटर करके। अब हम चाह रहे हैं जो ऑब्टेन मार्क्स हैं हम इनको एंटर करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास प्लस होके आ जाए। पहले हमने सम का फार्मूला जो है वो खुद एंटर किया था। अब हम क्या करेंगे, हम FX पे क्लिक करते हैं, सम का फार्मूला सेलेक्ट करके इंसर्ट फंक्शन पे आते हैं। तो ये अब ऑटोमेटिकली जो हमने रेंज टाइप की थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप डन को प्रेस करें और आपके जो है ये टोटल मार्क्स एंटर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये टोटल मार्क्स ऐड है, अब ये तो उसने पूरी जो है जितने भी सेल हैं इन सब को सिलेक्ट करके तो जो है आपको टोटल मार्क्स शो करवाए हैं।
अब एक तरीकाकार और है कि आप अपने माउस के जरिए ये तमाम सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम इसको देखते हैं। मैं फॉर्मूला दोबारा एंटर करता हूँ, इक्वल साइन, उसके बाद सम, ब्रैकेट ओपन। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और अपने इन सेल्स को मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारे अब वो सिलेक्ट होते जाएंगे। और अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इसको एंटर करता हूँ, मेरे पास आंसर जो है वो ठीक आता है। तो ये एक और तरीकाकार है कि आपने सेल को कैसे सिलेक्ट करना। एक इधर क्वेश्चन और आता है कि अगर हम इन सारे सेल्स को जो है वो सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, हम इसमें से कुछ को लीव करना चाह रहे हैं, तो उसका जो है वो हमारे पास सम कैसे शो होगा। इक्वल साइन, उसके बाद सम, ब्रैकेट ओपन। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इंग्लिश, कंप्यूटर और जो है उर्दू, इन 3 सब्जेक्ट्स को प्लस करूं। मैथ और फिजिक्स को मैं लीव कर रहा हूं कि इनकी मुझे मार्क्स में, टोटल मार्क्स मुझे नहीं चाहिए, इनके ऐड मैंने नहीं करने। मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करता हूं और साथ माउस क्लिकिंग से इंग्लिश वाला सेल सेलेक्ट करता हूं, कंप्यूटर वाला और उर्दू वाला। अब आप देखें कि इधर सम के बाद B5, B7 और B9 ये सिलेक्ट हुए हैं और इनके दरमियान कॉमा से सेपरेशन हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैथ और फिजिक्स जो है ये दोनों अनसिलेक्टेड है। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारे पास 124 आंसर आता है, जो कि 34, 50 और 40 को प्लस करके आया। इसमें 45 और 47 ऐड नहीं है। तो इस तरह आप कुछ सेल को लीव करते हुए भी अपना जो है वो सम निकाल सकते हैं। अभी हम चूंकि इन सबको ही प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम इनको प्लस कर देते हैं। अब ये तो था हमारा कि हमने सम का फार्मूला कैसे यूज करना है और उसको कितने तरीकों से हम उसको यूज कर सकते हैं। अब हमने एक और कॉलम बनाया जिसमें हमने इनकी परसेंटेज चेक करनी है। तो अब हम परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, यानी कि इसने टोटल जो इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, अगर हम उसको मैक्सिमम मार्क्स से, जैसे हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का क्या तरीकाकार होता है कि जी हम ऑब्टेन मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। अब यही काम अगर हम इधर एक्सेल में करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेल में आपको परसेंटेज का फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला इस फंक्शन टैब के अंदर या इनके अंदर नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक करना पड़ेगी जिससे आप परसेंटेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, मुझे अब इंग्लिश की परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया। किसी भी सेल को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे आपको जनरल ही लिखा नजर आएगा, ठीक है। ये ऊपर आपके रिबन में किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर लें, ये जनरल ही लिखा आएगा, ठीक है। मैं अभी इस सेल में इक्वल साइन लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ऑब्टेन मार्क्स एंटर नहीं करूंगा, मैं सेल का नंबर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। मैं वही कंट्रोल से अपना ये B5 को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं डिवाइड का साइन लिखता हूं और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो एंटर करता हूं। ये देखिए, ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको एंटर कर देता हूं। लेकिन इधर अगर आप देखें तो मेरे पास परसेंटेज जो है वो 0.68 शो हो रही है। तो ये एक परसेंटेज शो करवाने का जो कि अच्छा तरीका नहीं है।
मैं अब क्या करूंगा, इस सेल को मुझे परसेंटेज सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे मुझे परसेंटेज जो है वो बिल्कुल ठीक शो होगी। मैं क्या करूंगा, इधर अपने रिबन में जहां पे ये जर्नल लिखा आ रहा है, इस मेन्यू को ओपन करता हूं, यहां से मैं इस परसेंटेज को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं परसेंटेज को सिलेक्ट करूंगा, ये 68% इधर लिखा नजर आ गया। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपको ये बाहर ये परसेंटेज का आइकॉन भी नजर आ रहा है, तो आप इसको अगर प्रेस कर देते हैं तो भी ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूं आपको। इक्वल साइन, इसके बाद और ये जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स, इसको हमने डिवाइड किया मैक्सिमम मार्क्स पे और एंटर कर दिया। लेकिन अब एंटर करने से देखें 0.9 शो हुआ है, मुझे चाहिए परसेंटेज में। मैं परसेंटेज के आइकॉन को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये 90% इसकी जो है परसेंटेज हमारे पास आ जाती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार ये सब का एंटर ना करना पड़े, मैं एक ही दफ़ा इसमें ऐड किया हुआ है तो ये सब वैसे ही शो हो जाए। मैं क्या करता हूं, मैं इस सेल को अब कॉर्नर से जैसे मैं इस कॉर्नर पे इसको लेके आता हूं अपने कर्सर को, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। हमने उस दिन देखा था कि अगर हम दरमियान में इसको करते हैं तो इस कर्सर की शेप और तरह की आती है, लेकिन कॉर्नर पे और तरह की आती है। मैं इस कॉर्नर से पकड़कर इसको नीचे ड्रैग करता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने ड्रैग किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सब में वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया परसेंटेज वाला, और परसेंटेज भी मुझे शो हो गई है। तो देखिए ये कितना इजीली, हमने सिर्फ एक दफा हमें टाइप करना पड़ा है और बाकी हमें टोटल शो हो गई। अब चूंकि हमें टोटल मार्क्स की भी परसेंटेज चाहिए, मैं इसी को नीचे दोबारा ड्रैग कर देता हूँ, तो ये ले। अब टोटल उसकी आ गई जी हमारे पास 86% उसकी है, 86%।